देखो सुनो ध्यान से, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, बेसिक मैथ्स। ठीक है, तुम ऐसा बोल सकते हो कि अब यहाँ से हम लोग की फिजिक्स का जो मेन पोर्शन है ना, ये एक्चुअली में मेंशन नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मान लो, क्योंकि तुमको एक बात तो क्लियर है ना कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, तो भाई न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बोले अगर ये न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो दो चीजें होती है इसमें कि एक तो पहले तुमको क्या क्लिक कर जाए कि फॉर्मूला, ठीक है, कि क्या फॉर्मूला वहां लगाना है, फिर क्लिक कर जाए क्या, प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ना एक्चुअल में प्रोसेस सीखेंगे। तुम सोचो कि 11 12 तुम चेंज करोगे, क्लासेस चेंज होंगी, तो फॉर्मूला तो चेंज होगा, चैप्टर चेंज करो तो भी फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन प्रोसेस में कुछ फिक्स चीजें हैं जो चेंज नहीं होंगी, जैसे प्लस होगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ना यहाँ हम नए नए तरह के जो ऑपरेटर्स है वो पढ़ते हैं हम लोग। 11 12 में दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर होता है किसका, डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं। दूसरा ऑपरेटर बस डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों से बात चालू करेंगे। तुमको समझ रखना है कि बेसिक मैथ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी अगर तुमको न्यूमेरिकल करना होगा तो फॉर्मूला तुम्हें रट के भी क्लिक कर सकता है, लेकिन प्रोसेस तुमको जानने के लिए, समझने के लिए, फॉर्मूला कैसे लगाना है, क्या ऑपरेटर यूज करना है, वो ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, वो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो बहुत मेजर टॉपिक है हम लोगों का क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग बेसिक मैथ्स में जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यही चैप्टर है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो सुन, डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन से ना हम लोग बहुत पहले की बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी होगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम फिजिक्स वाले यूज तो करते हैं, लेकिन दिए मैथ वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स, जब फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग मैथ्स वालों से मदद मांगते हैं। तो हम लोग को मैथ्स वाले फॉर्मूला स्टैब्लिश करके दे देते हैं कि भाई ये रहा फॉर्मूला, आप जाइए अपने फिजिक्स में लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करके अपना सॉर्ट आउट करके आगे बढ़िए। तो हम लोग को जब फिजिक्स में प्रॉब्लम आने लगी तो हम लोग मैथ्स वालों के पास मदद मांगे, तो मैथ्स वाले हम लोग को एक ऑपरेटर दिए। क्या ऑपरेटर था वो, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसके बिना काम नहीं चल सकता, उस पर बात करेंगे। ठीक है, 9 10 की जो मैथ्स है वहां से स्टार्ट करेंगे, तुमको हम उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक हम लोग को 11 12 में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो जब भी तुमको कभी भी प्रॉब्लम आएगी किसी प्रोसेस में, किसी ऑपरेटर को लगाने में, तो हर बार तुमको यही वीडियो देखना है। ठीक है, तो तुम ध्यान सुन लो इस बात को। बेसिक मैथ्स है इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11th में 12th में फॉर्मूला तो बदलता जाएगा, लेकिन प्रोसेस नहीं बदलेगा, ऑपरेटर्स नहीं बदलेंगे, तो जरूरत तुमको बार बार इन वीडियोस की पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले चालू करते हैं भाई 9 10 वाली अपनी बातों से। ठीक है, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेट लाइन की कहानी। अगर तुम्हें हल्का फुल्का याद हो पुरानी बातें, तो स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है। क्या इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल mx प्लस c। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, हर चीज प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस m की, तो ये m क्या है, तो ये जो m है ना वो है स्लोप, हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, स्लोप के कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है tan थीटा, फिर एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो ये ऊपर जो है वो चेंज इन y है कि नहीं, और जो नीचे है वो चेंज इन x है कि नहीं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्लोप का। ठीक है, स्लोप m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कई सारे फॉर्मूले, tan थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, अब ये तो समझ में आ रहा था भाई, अब थोड़ी चीजें समझते हैं। ये थीटा क्या है, तो थीटा जो है ना वो एंगल है, ये क्लियर है, किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। लेकिन ये भी बात है कि भाई एंगल तो दो चीजों के बीच में होता है, जैसे अगर ऐसे हम कट किए तो दो के बीच में एंगल होता है कि नहीं, तो स्ट्रेट लाइन का तो एंगल, लेकिन किसके साथ, तो विथ एक्स एक्सिस। तो बोले कौन सा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में दो तरीके के, पॉजिटिव नेगेटिव, तो किसके साथ बताओ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां तक बात क्लियर हो रही है? फिर से सुनो, हम स्ट्रेट लाइन की बात चालू की, भाई किसका इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल mx प्लस c होता है। m यहाँ पे क्या है, m है स्लोप, m स्लोप हो गया, और स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 को हम लोग डेल्टा y लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं। अब बात आई इस थीटा की, तो थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो एंगल है, किसका, स्ट्रेट लाइन का, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहां तक बात समझ में आ रही है?
तो ये क्लियर कट इसको नोट कर लो, ठीक है। अच्छा ये y2 y1 x2 x1 क्या है, तो ये समझ लो कि जिस पॉइंट में तुम पहले वाले, जैसे भाई सीधी बात है कि जो पहला कोऑर्डिनेट आता है वो कौन सा एक्सिस का होता है, वो हॉरिजॉन्टल का होता है कि नहीं। जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट में, वो वर्टिकल एक्सिस होता है कि नहीं। तो हम लोग ना एक्स वाई नहीं याद रखेंगे। अच्छा क्यों नहीं याद रखेंगे, तुम ऐसे सोचो भाई, ये तो हम लोग को मैथ्स में मिलता है, फिजिक्स में तो एक्स और वाई तो कुछ भी सकते हैं, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसलिए हम लोग पॉइंट को ना एक्स वाई नहीं याद रखेंगे। हम पॉइंट कैसे याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। पहले कौन आएगा, वो जो हॉरिजॉन्टल में है, बाद में कौन आएगा, जो वर्टिकल में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के जिस कोऑर्डिनेट को तुम 1 मान लिए, तो उसी कोऑर्डिनेट के वर्टिकल वाले को 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जिस कोऑर्डिनेट के हॉरिजॉन्टल वाले को हम 2 मान लिए, उसी कोऑर्डिनेट के वर्टिकल वाले को भी 2 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो किसको 1 किसको 2 मानेंगे, कोई जरूरत नहीं। तुम इसको भी 1 मान सकते थे, इसको भी 2 मान सकते थे, लेकिन एक चीज जरूरी जो हम बोले कि अगर इसको 2 मान लिए तो उसके साथ वाला भी 2 ही मानना पड़ेगा। अगर हम इसको 1 मान लिए तो इस वाले को भी 1 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग की बात होगी भाई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनना ध्यान से। देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सी की। सी क्या है, तो सी जो है ना वो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन की वजह से जो इंटरसेप्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो तुमको क्लियर कट हो जाएगा सब चीजें कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो देखो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सुनना, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखना, मान लो ऐसे है कोई लाइन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसका इक्वेशन हम लोग को गिवन है y इक्वल एक्स प्लस 2, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताओ इसका m कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका थीटा कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन इसका c कितना होगा, ठीक है। और ये 2 पॉइंट मान लो, इसको पॉइंट को हम p मान ले रहे हैं, ये पॉइंट हम q मान ले रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, और 5th पॉइंट है कि भाई इस q कोऑर्डिनेट का q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखो ट्राई करने के बाद सुनना भाई। अगर हम लोग बात करें इस चीज के लिए तो एकदम सिंपल तरीका है। ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल mx प्लस c के साथ। y 1 एकदम सही है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो m का काम करेगा, तो m की वैल्यू कितनी, 1। अब c का कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। बोले सर ठीक है। अब सोचो जो m होता है वो किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल। तो तुम सोचो किसके tan की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो tan 45 डिग्री की होती है कि नहीं। तो tan से tan कैंसिल, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। बोले सर ठीक है, तो थीटा कितना आ गया हम लोग का, 45 डिग्री। क्लियर, बस हो गया ये। अच्छा अब बात करते हैं भाई इस पी क्यू को निकालेंगे कैसे। देखो सुनो ध्यान से भाई, इस क्यू जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी हम पॉइंट ले तो उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0 होता है। ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम कोई भी पॉइंट निकाल रहे हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 रख दो। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट 0 रख दें तो क्या आएगा, x प्लस 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट पहले क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब -2, फिर वर्टिकल, तो वर्टिकल कितना, 0। समझ में आ रही है बात। अच्छा सिमिलर तरीके से y एक्सिस के अलोंग हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो ये अगर ऑलवेज ट्रू वाली बात है तो फिर इस इक्वेशन में अब x 0 रख दो। तो अगर हम x 0 रख दें तो 0 + 2 मतलब यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y तो 2 आ गया। अब y 2 आ गया तो देखो कोऑर्डिनेट रखो पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितना है 0, वर्टिकल कितना है 2। तो देखो p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, p का कोऑर्डिनेट आ गया 0,2 और q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2,0। क्लियर हो रही है बात, बस ये है। नोट कर लो इसको अच्छे से। कर लिए हैं क्या नोट। देखो सुन, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और। अब ध्यान देना भाई, एक और दे रहे न्यूमेरिकल इसी टाइप का कोशिश करना, तो उसको भी
चलो एक और एग्जांपल पे फोकस करते हैं, ध्यान देना। जैसे अगर मान लो हम तुमसे बोले कि माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ वाई इक्वल 0, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, इससे पूछा जा रहा है कि फाइंड नंबर 1, कुछ बेसिक चीजें पूछी है कि m कितना होगा, सेकंड पोर्शन पूछा जा रहा है कि c कितना होगा, थर्ड पोर्शन है कि थीटा कितना होगा, ठीक है। चलो दिमाग लगाओ, एक बार वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना भाई, अगर हम ध्यान दें सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग, तो हम लोगों को तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देते हैं इसको, अगर ट्राई कर लिया था तो एक बार ना इसको फिर से ट्राई कर लेना, प्लस ऑफ √3y इक्वल 0 कर लो, ये भी कर लो। देखो अच्छा तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो वाला इसी बेसिस पे उसको भी बना लेना, ठीक है। चलो देखो y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, तो भाई हम लोग को इधर साइड केवल y चाहिए, तो बाकी सब इधर लेके आओ। तो देखना √3y इक्वल x माइनस 1 हो गया क्या। अच्छा y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइड कर दो √3 से, तो y इक्वल 1/√3 ऑफ x माइनस ऑफ 1/√3 आया कि नहीं। अब देखो हम लोग इसका आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ये c, तो जो c हुआ वो माइनस ऑफ 1/√3 हुआ कि नहीं, सही है। अगर हम इससे कंपेयर कर ले तो तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे जो m होगा वो कितना दिख रहा है, तो m जो हो गया वो 1/√3 दिख रहा है। अब ध्यान दो भाई m होता क्या है, तो m जो होता है वो तो tan थीटा के इक्वल होगा, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ से जो थीटा आ गया वो 30 डिग्री आ गया कि नहीं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। बोले सर ठीक है। अब देखना सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा उसमें हम लोग m, c और थीटा इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो जैसे अगर मान लो कि अब थोड़ा हम अलग टाइप का क्वेश्चन दें जिसमें तुमको ना पॉइंट गिवन है और उन पॉइंट के बेसिस पे तुमको कैलकुलेट करना होगा कि स्लोप कितना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि हम लोग का x एक्सिस और y एक्सिस और x एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे कोई लाइन गिवन है हम लोगों को, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट भी हम लोग को गिवन है, ये है 1,0, जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो हम लोग को गिवन है 2,4, और ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग का कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो है 4,12। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो अब पूछा गया कि चलो पता लगाओ कि इसमें स्लोप कितना होगा, m की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। वीडियो रोक लो और 2 मिनट के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना भाई, समझ में यह आया हम लोगों को कि सर अभी आप m का फॉर्मूला हम लोग को सिखाए थे कि m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। बोले सर सही बात है। तो प्रॉब्लम ये था कि सर किसको x1 किसको y1 और किसको x2 y2 माने, तो बोला गया कि तुम किसी को भी मान सकते हो। जैसे मान लो अगर किसी का मन किया कि सर हम इसको x1 y1 मान रहे हैं, इस वाले को वाले कंसीडर कर रहे हैं ऐसे, और इस वाले को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं x2 y2। बोले सर ठीक है, ट्राई कर लो एक बार। तो हम लोग वैल्यूज पुट किए अगर, तो y2 माइनस y1, ध्यान देना 4 माइनस ऑफ 0 आ जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 बोल रहे हैं ना, तो देखना x2 माइनस x1 तो कितना आएगा अपॉन में 2 माइनस ऑफ 1, तो यहां से m की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं। बोले सर ठीक है, m इक्वल्स टू 4। लेकिन मान लो कोई बोला कि नहीं सर अगर हम इसको x1 y1 ले रहे हैं और जो ये कोऑर्डिनेट है उसको लेट से हम लोग x2 y2 लेके चल रहे हैं, तो अगर उसके हिसाब से चले हम लोग तो m इक्वल फिर से y2 माइनस y1 तो आ जाएगा कितना 12 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 2, तो यहां से इसको पूरा अच्छे से लिखते हैं 4 माइनस 2, तो यहां से ऊपर कितना आ रहा है 8 अपॉन 2, मतलब ये m की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। तो जो ये m आया वो 4 आ गया कि नहीं। बोले सर सही है। अब लेकिन मान लो किसी का मन किया कि नहीं सर अगर हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेके चले तो देखना, तो देखते हैं हम लोग इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो क्या जाएगा 12 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 12 अपॉन 3, मतलब ये कितना आ गया 4। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो देखो तीनों केस में m की वैल्यू 4 ही आएगी नहीं। बोले हाँ सर सही बात है। देखो ऐसा सही है, ये होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m होता है tan थीटा। बोले हाँ सर tan थीटा होता है। तो तुम ना किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ ये थीटा क्या था, थीटा उस स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस साथ एंगल था कि नहीं। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो देखो ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। अगर हम इस पॉइंट को अभी टेंजेंट ड्रॉ कर ले
तो ये भी वही सेम एंगल ही बना रहा है कि नहीं। तो जब थीटा ही नहीं चेंज हो रहा है तो स्लोप भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो तुम चाहे गिवन जितने भी पॉइंट हो उनमें से कोई भी दो चुनो और क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात हम लोग किसकी कर लिए हैं, स्ट्रेट लाइन की कर लिए। ठीक बोले सर ठीक है। अब सुनना देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी क्यों। देखो जैसे अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, सही बात है, बोले हाँ सर। अब मान लो कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और हम लोग किसी अलग ग्राफ की बात करें। से मान लो y इक्वल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है ना वो कुछ ऐसे दिखता है। अभी तुम बस ऐसे मान लो कि ऐसा सही है, यही होता है ग्राफ। ठीक है, कैसे ड्रॉ करें वो अलग बात है। इसमें ये कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये कोऑर्डिनेट है 0,0। अब मान लो हमें कोऑर्डिनेट रखे 1, तो वहां रखो पाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है कि नहीं। अच्छा एक बार एक कोऑर्डिनेट रख लो 2 x की वैल्यू, तो बताओ y कितना आ गया, y आ गया 4। हम बोले चलो ऐसा करो कि इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, लेट्स से a b और c। हम बोले चलो पता लगाओ फर्स्ट किसका स्लोप कितना होगा। तो बोले सर स्ट्रेट लाइन में तो कहानी थी हम लोग के पास, स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो पॉइंट हम लोग चुन सकते थे, क्या यहाँ पे भी कोई दो पॉइंट चुन सकते हैं क्या। तो बोले एक बार पहले पता लगा लेते हैं। चलो एक बार a और b के पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग m निकालेंगे और एक बार b और c पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग m निकालते हैं, फिर पता लगाते हैं कि दोनों सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। अब चलो 2 मिनट लिए वीडियो रोक लो और इसको ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना भाई, अगर हम इसको ए बी के करेस्पॉन्डिंग चल रहे तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग m a b लिखें तो देखना 1 - 0 अपॉन 1 - 0, तो ये वैल्यू 1 आ गया कि नहीं, बोले सर ठीक है। अब हमको क्या बोले, इसको m b c, b और c के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 1 अपॉन 2 - 1, तो ये कितना आ गया 3 आ रहा है क्या, बोले हाँ। तो तुम देखो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू अलग अलग आ रही कि नहीं, बोले हाँ ये तो प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब ये कि जो हम लोग स्लोप का फॉर्मूला वो सीखे थे वो केवल किसके लिए वैलिड था, स्ट्रेट लाइन के लिए, ऐसे किसी भी ग्राफ्स के लिए तो वैलिड ही नहीं होगा। अच्छा अब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये क्यों वैलिड नहीं हो रहा है। देखो अभी हम तुमको थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि हम लोग उस पॉइंट पे ना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो अगर हम इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस तरह से टेंजेंट, तो देखो ये कितना एंगल बना रहे हैं, बोले ये लेट्स से θ1 मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी हटा रहे हैं। अच्छा अगर हम इस पॉइंट को ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट ऐसे आया, तो ये यहाँ पे कुछ एंगल लेट्स से θ2 बनाया कि नहीं। तो तुम देखो ध्यान से इन दोनों एंगल में डिफरेंस है कि देखो θ1 छोटा एंगल है जबकि θ2 बड़ा एंगल है। तो बोले अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि एंगल अलग अलग है तो हम लोग को स्लोप भी अलग अलग मिलना चाहिए, तो स्लोप अलग अलग मिल रहा है। तो प्रॉब्लम है कि अगर मान लेते ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में आने लगे जहां पे हम लोगों को स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता था, तो यहाँ तो प्रॉब्लम थी। अब क्या किया जाए, जैसे सोचो पूछा गया कि तब ये बी सी निकाल क्या रहा है, तो ऐसे सोचो अगर हम इस सी को इस ऐसे बी से मिला दे तो तुम देखो ये एक ऐसे लाइन क्रिएट करेगा कि नहीं, वो लाइन इस कर्व से अलग है, तो एक्चुअली में ना ये इसका स्लोप दे रहा उस स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। अब प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम ये था कि भाई देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल, इसी को हम लोग डेल्टा y और नीचे डेल्टा x लिख लिए थे कि नहीं, बोले हाँ सर लिखे थे इसको। अब ऐसे सोचो अगर ये C पॉइंट को हम बहुत पास लेके आ जाए किसके, B के, ठीक है, या इस B पॉइंट को बहुत पास लेके चले जाए C के, तो तुम देखो तब ये कर्व स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है कि नहीं। या इस B को हम इस A के बहुत पास लेके आ जाए या इस A को इस B के बहुत पास लेके चले जाए, तो तुम देखो स्ट्रेट लाइन बन गया कि नहीं। इसका क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम जो ये डिफरेंस है x और y में, ऑब्वियस बात है अगर x का डिफरेंस बहुत छोटा होगा तो y का डिफरेंस भी बहुत छोटा आ जाएगा ना। तो अगर हम लोग x और y का डिफरेंस बहुत स्मॉल कर लें तब तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो इस तरह से हम लोग को ये समझने के लिए क्या दिमाग में आया, ये आया कि अगर मान लेते हैं कभी भी कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, अच्छा अब जो ये बात हम लोग बोलने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन के लिए भी वैलिड रहेगा, ठीक है, उस पर भी आएंगे कैसे वो चीज हो रहा है, देखना सुनना ध्यान से। एक बार हम दोबारा इस कर्व को बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना सब। जैसे मान लो हम बोले कि भाई हमारे पास ऐसे कर्व है इस तरह से। अब अगर हम यहाँ का मान लेते हैं पॉइंट है ये हम लोग का A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट हो गया C, तो तुम देखो अगर हम इस C को इस B से ऐसे मिलाए थे तो तुम देखो ये एक स्ट्रेट लाइन अलग सा बन रहा था कि नहीं, देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जो कि इस कर्व से बिल्कुल अलग है। तो हम लोग बोले कि अगर हम इस C को बहुत पास लेके आ गए, तुम देखो तब ये एकदम साफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, और वही स्ट्रेट लाइन उस कर्व का भी दे देगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या किए ना, हम लोग थोड़ा जुगाड़ लगाए। जुगाड़ क्या, जुगाड़ ये था टू फाइंड, देखना ये नोट पॉइंट हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी इक्वेशन, स्लोप ऑफ एनी इक्वेशन इन x एंड y, ठीक है। we assume very small change in x as well as in y, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि अगर x में बहुत छोटा चेंज होगा और y अगर x का कोई भी फंक्शन होगा तो भाई अगर x बहुत थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में भी बहुत छोटा सा चेंज होगा, ठीक है। तो टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी इक्वेशन इन x एंड y वी एज्यूम वेरी स्मॉल चेंज इन x एज वेल एज इन y, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग बहुत स्मॉल चेंज एज्यूम करते हैं ना तो जो डेल्टा होता है ना उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस बाय d, ठीक है। डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे किससे, d से। कब, जब बहुत छोटा चेंज हो, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, मतलब जहां डेल्टा लिख रहा है ना वहीं डी लिखेंगे, ठीक है। और ये डेल्टा के लिए डेल्टा कब लिखते हैं, डेल्टा तब लिखते हैं जब हम लोग को लार्ज चेंज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज चेंज के लिए है, और डी कब है, जब बहुत छोटा चेंज किया रखते हैं, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल चेंज। अब सोचो, सिंस m का फॉर्मूला था क्या बताओ, m का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर क्या था बताओ, tan थीटा था। और y2 माइनस y1 को हम लोग क्या लिख लेते, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये चीज क्या लिखे थे हम लोग, फिर इसी को डेल्टा को हम लोग d लिख लेंगे। कब लिखेंगे, बोले तब लिखेंगे जब चेंज बहुत क्या हो, छोटा, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। अच्छा, ये तीनों कब यूज करते हैं, बोले ये तीनों हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना तब ये यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ी और बात करते हैं कि ये dy और dx को कैसे सिग्निफाइड करेंगे, ठीक है, कैसे पता चलाएंगे हम लोग उसका, उस पे बात करते हैं। देखो सुनना ध्यान से, वापस उसी पे आते जो हम लोग के पास था ऑलरेडी, उसी पे, ठीक है। मान लो कि हम लोग के पास ग्राफ गिवन है किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये एक्स और ये वाई, ये इस तरीके से ग्राफ है। अच्छा, अब हम लोग क्या किए ना, हम लोग कोई जनरल पॉइंट पकड़े, लेट से पॉइंट है कौन, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हम लोग का एक्स कॉमा वाई। ये यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया क्या, एक्स, और जो ये डिस्टेंस है ये हो गया कितना, ये है वाई, ठीक है। बोले सर ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्स वाई को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट हो गया हम लोग का लेट से ए, ठीक है। अब हम लोग क्या किया ना, बहुत हल्का सा चेंज किया किसमें, एक्स में, लेट से कितना चेंज, dx। तो हल्का सा चेंज किसमें हो गया, y में, कितना, dy। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो तुम देखो ये कितना लेंथ था x, हम dx और चले गए तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस dx बनेगा कि नहीं, बोले हाँ सर। अच्छा, dy हम लोग और ऊपर गए हल्का सा, dy, तो जो ये कोऑर्डिनेट बनेगा वो y प्लस dy बनेगा कि नहीं, सही बात है। तुम देखो अगर ये चेंज जितना ज्यादा छोटा होगा तो ये उतना ही ज्यादा स्ट्रेट लाइन बनता चला जाएगा कि नहीं, बोले हाँ सर। तो देखो अगर अब हम स्लोप का फॉर्मूला लिखें तो स्लोप क्या था बताओ, y2 माइनस y1 मतलब y प्लस dy माइनस y1 कितना है y अपॉन x2 कितना है x प्लस dx माइनस x1 कितना है x, तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये dy अपॉन dx आ गया कि नहीं। तो देखो यहीं पे हम लोग को मदद अब कौन करेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। किस तरह की मदद, बोले हम लोग ना इक्वेशन देख के ना डायरेक्ट स्लोप लिखना सीख जाएंगे अब, ठीक है। तो यही डिफरेंशिएशन हमको बहुत फायदा देगा। तो हम तुमको ना एक पूरा डिराइव करके बताएंगे कि कैसे आ रहा है, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैथ वालों के लिए काम है कि उनको सारा प्रूफ में आना चाहिए। लेकिन फिजिक्स में ना हमको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि क्या फॉर्मूला है उसका, ठीक है। तो टोटल डिफरेंशिएशन के 20-25 फॉर्मूले होंगे,
मेजोरिटी में हम लोग 5-10 से ही काम चला लेंगे, लेकिन वो जो बाकी बचे 15 होंगे ना, उनको भी अच्छे से याद रखें, क्योंकि अगर मान लो कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया तो उस केस में हम लोग को उसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे इतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे ना कि तुमको समय के साथ वो याद होता भी चला जाएगा। समझते हैं हम लोग dy/dx के बारे में। पढ़ने का पहले तरीका सीखते हैं। क्या है इसको पढ़ने का तरीका? है भाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक और तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं कभी कभी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ y। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो डिफरेंशिएशन जो ऊपर होता है उसका करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? जो नीचे होता है। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ जो ऊपर है वो मतलब y, फिर विथ रेस्पेक्ट टू जो नीचे है मतलब x। जैसे मान लो लिखा हुआ है du/dv, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे मान लो हम बोले dz/dx, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ z जो ऊपर उसका किसके रेस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे मान लो लिखा हुआ है dv/dy, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू y। अब तो ये समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, बोले सर ठीक है। अच्छा, अब देखो, अच्छा बोलेंगे सर कैसे डिराइव करते हैं? तो एकदम पहले तुमको बता देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वालों में बहुत पूरा सिलेबस उनका है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है। हम लोग को बस हल्का फुल्का उसका बेसिक समझना है, कैसे कर रहे हैं वो समझ लेंगे, लेकिन एट द एंड क्या रखना है? एट द एंड हम लोग को केवल फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो डिराइव करते हैं, जिस तरीके से डिराइव कर रहे हैं ना, उसको एक नाम दिया गया, उसको बोला जाता है क्या? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं देखो, सुनना क्वेश्चन। मान लो लिखा हुआ है इफ y इक्वल x², देन अब पूछा गया है कि बताओ dy/dx कितना होगा। ठीक है, dy/dx। अब बात ये आती है कि ये y है, तो कभी कभी ना इस y की जगह ना, इस y की जगह बोला जाता है fx। अब fx समझते हैं भाई, fx का क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसा फंक्शन जो x का है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कभी कभी क्या लिख सकते हैं? fx इक्वल्स टू x²। ठीक है, वीडियो नहीं रोकना है क्योंकि हम ये पहली बार करा रहे हैं, जैसे तुमको बस ध्यान से बस देखो इस चीज को कैसे करते हैं। ठीक है, y इक्वल x², कभी कभी y की जगह क्या लिखा रहता है? fx। पढ़ने का क्या तरीका है कि फंक्शन इन x। तो देखो ये x का एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो स्क्वायर कर रहे हैं किसका? x का, तो ये एक तरह का फंक्शन हो गया जिसमें कौन वेरिएबल है? x। ठीक है, यहाँ तक बोले सर सही है। अच्छा, अब ध्यान देते हैं हम लोग भाई कैसे फाइंड करते हैं। टू फाइंड dy/dx वी यूज, अगर dy/dx पता लगा, देखो उसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? dy/dx इक्वल्स टू, डरेंगे नहीं, एकदम लंबा तंबा सा फॉर्मूला, लेकिन है बहुत आसान तरीके का। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, x प्लस h माइनस ऑफ x। अब यहाँ जो जो नई नई चीजें उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग कि भाई ये तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x पता है, h क्या आ गया ये यहाँ पे? तो जो h है ना, वेयर h के बारे में समझ लेते हैं पहले। h जो है ना वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब इतना छोटा, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, लेकिन क्योंकि 0 से बड़ा है ना तो बहुत छोटा है 1 से, लेकिन 0 से हल्का सा बड़ा है। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है? लिमिट। लिमिट ने एक चैप्टर तुम्हारे मैथ्स का, अगर मैथ्स को तो तुमको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हम तुमको यहाँ उतनी बात समझा देंगे जिसके थ्रू तुमको लिमिट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी तो तुम इसको लिमिट मान के चलो। तो क्या पढ़ने का तरीका देखो कैसे पढ़ना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x। हाँ, ये x कट जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में हम लोग जब लिखते हैं ना तो फॉर्मूला ये पूरा ही लिखते हैं। ठीक है, तो x प्लस h माइनस ऑफ x। अच्छा, अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर ये आया कैसे होगा, तो तुम देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये स्लोप ही था कि नहीं था? तो तुम देखो ना नीचे छोटा सा चेंज दिखते थे कि नहीं x में, तो तुम देखो x को ना हल्का सा चेंज करते हैं, कहां से कहां लेके जाते हैं? x से x प्लस h। अभी हम तुमको क्या समझा रहे थे? अभी हम तुमको ये समझाए थे ना कि कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब बनेगा जब x और y में बहुत छोटा चेंज हो। तो तुम देखो x को हल्का सा बढ़ाया एकदम, क्योंकि h बहुत छोटा नंबर है ना, तो देखो y में x में बहुत छोटा चेंज किए कि नहीं? अब जैसा चेंज x में होगा वैसा ही चेंज y में भी हुआ होगा। y मतलब यहाँ fx बोल रहे हैं, तो तुम देखो अगर x को x रखे तो वो क्या बना रहा? fx बना रहा।
अगर तुम x को x प्लस एच रखे तो वो एफ एक्स प्लस एच बन गया कि नहीं? बोले हाँ। तो बस अब यही करना था। बोले सर ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। देखना, जो हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, बस उसी को अब अप्लाई करते हैं। देखो सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग आते हैं भाई। देखना, dy अपॉन dx इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखना x प्लस एच रखो भाई। fx था क्या? fx जो था वो एक्स स्क्वायर था कि नहीं? तो x की जगह रख दो क्या? x प्लस एच। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x की जगह x, तो x स्क्वायर ही रहा, अपॉन x प्लस एच माइनस x, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा। बोले हाँ सर सही है यहाँ पे। अच्छा अब देखना, लिमिट h टेंस टू जीरो। यहाँ देखो तो यहाँ अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो x स्क्वायर कट गया कि नहीं? तो क्या बचा यहाँ पे बताओ? h स्क्वायर प्लस 2xh बचा कि नहीं? और होल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? h हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बोले सर ठीक है। अब देखना, सुनो ध्यान से। अब भाई क्या करेंगे, तुम देखो ऊपर से हम लोग को h कॉमन दिख रहा है कि नहीं? बोले हाँ, h कॉमन लेके गायब कर दो। तो क्या बचा बताओ? लिमिट h टेंस टू जीरो, नीचे भी h कट गया तो ऊपर बचा क्या? केवल h प्लस 2x। अच्छा h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हम लोग लगभग इसको क्या रख सकते हैं? जीरो रख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा बड़ा होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो देखो h के वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0.00001। तो देखो ये लगभग जीरो ही हो गया कि नहीं? तो हम जीरो रख दे, अगर यहाँ पे जीरो रखते तो देखना, तो हम लोग को बताओ ये जो dy बाई dx है, ये dy बाई dx कितना मिल जाएगा? dy बाई dx इक्वल h जीरो रख दिए तो कितना मिल गया? 2x। तो देखो ये मिल गया आंसर। इसका मतलब कि व्हेन y इक्वल एक्स स्क्वायर मिलेगा तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? 2x। अच्छा ये बताओ, हम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2x की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या ऐसे? बोले हाँ, क्योंकि देखो 2 माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो वापस ये चीज आ गया। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ? तो अगर हम इसको जनरल लिखें, इन जनरल, तो देखो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला भी बन जाएगा कि इफ y इक्वल एक्स टू दी पावर n, और हम लोगों को dy बाई dx फाइंड करना हुआ, देखो क्या करते हैं? पावर आगे और एक पावर कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो याद रखने का तरीका है, और 90% चांसेस यही है कि अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा ना तो वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। ठीक है, क्या था? देखो एक्स स्क्वायर था, देखो पावर आगे किया ना, देखो एक पावर कम कर लिए, तो इसी चीज को हम लोग जनरलाइज कर लिए कि अगर एक्स टू द पावर n हुआ तो पावर आगे कर लेंगे और एक पावर कम कर लेंगे, तो जो उतना मेहनत करके लाए हैं सब हम लोग, वो सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को अपने फिजिक्स में किस बात से मतलब रखना है? तो बस इससे मतलब रखना है। ठीक, अब बात ये आती है कि सर जो ये प्रूफ किए इसमें कुछ डाउट आता है बच्चों को, हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस ये, जैसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर अगर एच को जीरो ही रखना था तो हम लोग शुरू में क्यों नहीं रख लिए हैं? तो तुम देखो शुरू में रख के देखो, इसके जस्ट पिछले स्टेप में जाके रखो, तो देखो ये जीरो, देखो ये जीरो प्लस जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो, तो जीरो बाई जीरो बन रहा है कि नहीं? जीरो बाई जीरो जो होता है ना वो अनडिफाइंड फॉर्म होता है। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब कि उसकी ना कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अभी हम तुमको इसका एक एग्जांपल भी देंगे। इसलिए ना ऐसे क्वेश्चंस को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कुछ ना कुछ एक अच्छी वैल्यू ना मिल जाए। अच्छी वैल्यू का मतलब कि जो समझ में आए कि हाँ एकदम फिक्स एग्जैक्ट हो। जीरो बाई जीरो कुछ भी हो सकता है, अभी तुम बस इतना समझ के रखो। इसलिए हम लोग तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो जीरो बाई जीरो न बन के कुछ एक नॉर्मल सा नंबर बनने लगे या कोई वैल्यू बनने लगे। ठीक है, तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब वो ऐसा कुछ मिलने लगेगा तो हम लोग एच को डायरेक्ट जीरो रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग ना लिमिट बोलते हैं। ये चैप्टर लिमिट तुम्हारा एकदम पूरा अलग का सेक्शन है मैथ वालों के करस्पॉन्डिंग। हम तुमको यहाँ ना बस एक छोटा सा एग्जांपल करा रहे हैं जिसमें तुमको ये समझ में आ जाएगा कि जीरो बाई जीरो जो है ना वो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना था। अब हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं किसके बारे में? लिमिट के बारे में। ठीक, देखो सुनो, अब यूज ऑफ लिमिट देखना। यूज ऑफ लिमिट सिर्फ हम एक एग्जांपल देंगे क्योंकि ये सब हम लोग के सिलेबस में है नहीं। हम तुमको बस वहां जो लिखे है ना उसको समझाने के लिए चीज कर रहे हैं। जैसे मान लो तुमसे पूछे, क्वेश्चन के फॉर्म में हम समझा रहे हैं, इफ y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 देन फाइंड y एट x इक्वल्स टू 2। चलो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना। जैसे देखो इसके ना बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, हम कुछ तुम्हें यहाँ आंसर्स दिखाते हैं। ठीक है,
जैसे सॉल्यूशन 1, मान लो किसी बच्चे का मन का देखना कैसे कैसे चल रहा है वो। देखो मान लो कोई बच्चा सोचा कि सर बहुत आसान क्वेश्चन पूछना, क्या मजाक चल रहा है ये कि x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो y इक्वल क्या मिला 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 0 अपॉन 0। ओहो आसान बात है सर। देखिए अगर कोई नंबर ऊपर लिखा होता है नीचे भी लिखा होता है तो उसको हम लोग ऐसे कट कर देते, कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अच्छा एक कोई और बच्चा था वो इसको एक और, जैसे स्टूडेंट 1 है मान लो ये हम लोग का, ठीक है, स्टूडेंट 2 सोचा कि रुके सर हम दिमाग लगाते हैं, तो वो यहाँ लिखा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, हो सकता है इसमें तुम्हारा कोई एक आंसर हो 0/0। अब वो क्या सोचा, वो बोला कि सर अगर 0 अपॉन समथिंग होता है तो 0 आता है, तो बोला सर ये तो आसान नंबर हो गया, इसका मतलब कि हम लोग y इक्वल क्या पा जाएंगे 0 पा जाएंगे। वो बोला ठीक है। एक और बोले सर, एक और बच्चा लगाया सॉल्व किया कि सर ऐसा सोचते हैं, रुकिए y इक्वल 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 0 अपॉन 0। वो सोचा कि सर अगर कुछ कोई भी नंबर हो उसके अपॉन 0 होता है तब वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो y होगा वो इन्फिनिटी बन जाएगा। बोले अच्छा। अब मान लो ये कोई और बच्चा किसी करेस्पॉन्डिंग चला, स्टूडेंट 4 वो सोचा कि सर हम पहले वैल्यू नहीं पुट करते हैं, हम क्या करते हैं ना इसमें फैक्टर कर लेते हैं इसको। क्या लिखोगे इसको बताओ, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस मतलब इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 हुआ कि नहीं, वो कट गया। अब x की वैल्यू 2 रख दिया वो, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दे तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया कि नहीं, समझ में आ रही है बात पूरी सा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस चारों में से सही कौन है, तो देखो ये जो स्टूडेंट 1 है वो देखो क्या पाया 0/0 पाया कि नहीं। अभी हम तुमको क्या सिखाते हैं कि 0/0 की ना कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे देखो ये तरीका सोचने का 9-10 तक ठीक है, ये तुम जितनी जल्दी 11th में इस बात को क्लियर कर लो उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये एक नहीं सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, और इसमें से केवल एक सही है, ठीक। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कैसे कब सॉल्व करना है, तो तुम सॉल्व करो क्वेश्चन को। उसमें अगर 0/0 बनता है ना तो उसको हम लोग तब तक जुगाड़ लगा के सॉल्व करेंगे जब तक वैल्यू डायरेक्ट रखने के पर वैल्यू ना मिले हम लोग को। जब तक 0/0 मिलेगा ना तब तक तुमको उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितने तरह के जुगाड़ हो सकते हैं, वो कई तरह हो सकते हैं, इसलिए मैथ्स में पूरा एक चैप्टर बनाया गया लिमिट, ठीक है। हम तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल और समझा रहे हैं कि देखो 0/0 कुछ और भी बन सकता था। जैसे मान लो x² माइनस 9 होता, यहाँ पे x माइनस 3 होता, और तुमसे हम x इक्वल्स टू 3 पर पूछते हैं, तो तुम देखो फिर ये 0/0 बन रहा है कि नहीं। तो फिर हम लोग इसको फैक्टर करते हैं, x माइनस 3 लिखते हैं एक बार, और एक बार x प्लस 3 लिखते हैं। तो भाई जो अपॉन में x माइनस 3 वाला पोर्शन है वो इसको कट कर देगा, तो x की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो तुम देखो यहाँ से हम लोग को y की वैल्यू 6 मिलेगी। तुम देखो ना 0/0 यहाँ पे बन रहा था कि नहीं, तो अब देखो 0/0 क्या बन गया 6 बन गया। पहले 0/0 क्या मिला था 4 मिला था। ऐसे अगर हम इसको x² माइनस 16 और यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे 4 कर ले तो तुम देखो 4 डायरेक्ट रख के देखो 0/0 बन रहा है, ठीक है। फिर फैक्टर तोड़ेंगे तो फिर ये 8 बन जाएगा। इसका मतलब 0/0 ना कुछ भी बन सकता है, इसीलिए हम तुमसे बोल रहे थे कि h वाले को तब तक हम लोग सॉल्व किए जब तक वो 0/0 के अलावा कुछ न बनने लगे। जैसे वो कुछ एक वैल्यू देने लायक हुआ तो हम तुरंत उस h को 0 रख दिए थे और सॉल्व कर लिए, ठीक। अच्छा अब ये सब तो समझने के लिए हम तुमको बता दिए डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब अगर हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की कहानी चालू करें, डिफरेंशिएशन की बात करें, तो देखो डिफरेंशिएशन मेनली क्या है। अगर सिर्फ रटने रटने जैसे हम बात करें तो पहला फॉर्मूला हम तुमको ऑलरेडी सिखा दिए, क्या, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो dy/dx क्या आएगा बताओ, n x टू द पावर n माइनस 1 आएगा, ठीक है। पढ़ते कैसे इसको पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x डायरेक्ट, बस इतनी बात तुम्हारे काम की। और कुछ भी जो हम पुराना पढ़ाए वो सब तुमको समझाने के लिए काम किए थे, ठीक है। सेकंड आओ, अगर मान लो लिखा हुआ है इफ y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। अब सिर्फ फॉर्मूले फटाफट याद रखना, इसको कुछ और दिमाग नहीं लगाएंगे। अब कोई भी तुमसे पूछे डेरिवेशन कैसे हुआ तो वो जो फर्स्ट ऑर्डर वाले बताए थे ना उसी से सब डिराइव किया जाता है, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। थर्ड आते हैं, अगर मान लो लिखा हुआ मिल गया y इक्वल्स टू कॉस x, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम बोले तो कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। अगर मान लो हम बोले y इक्वल्स टू tan x, ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो dy/dx जो आएगा वो tan x का क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चलो फटाफट ये सब कुछ भाई। अच्छा अब और आगे बढ़ रहे हैं, मान लो हम लोगों से पूछा गया फिफ्थ
y इक्वल्स टू साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, फिर कोसेक x, मान लो कोसेक x, तो dy बाई डी एक्स जो आता है वो होता है माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। सिक्स्थ, अगर मान लो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू सेक x, तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, ठीक। अच्छा, सेवेंथ फॉर्मूला भाई, अगर मान लो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू कॉट x, तो अगर इस केस में हम लोग से पूछा जाए कि बताओ डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। ये इस तरीके से नोट कर लो, सब कुछ कर लिए हैं क्या नोट? देखना भाई कितने फॉर्मूले हो गए, 7 फॉर्मूले हो गए भाई। इन 7 फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग तुम देखो कॉपी में लिख लियो, तुम ध्यान दो, देखो जितने भी सी वाले फॉर्मूले उन सबके आगे माइनस है। इन जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, उनको याद करने का हम तुमको बस एक ही ट्रिक सिखा सकते हैं। तुम देखो कॉस में, कोसेक में और कॉट में, इन सब में माइनस आया हुआ है। जैसे देखते रहो कॉपी में, देखो कॉस एक्स का क्या लिखे हैं, माइनस साइन एक्स लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। कोसेक एक्स का क्या लिखे हैं, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या लिखे हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जो भी सी वाले उन सब में माइनस आएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ रहे हैं भाई, 8th फॉर्मूले पे ध्यान दो। एक और फॉर्मूला देखते हैं भाई। जैसे मान लो कि अगर कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, कोई y जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना उस केस में, तब dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कांस्टेंट के क्या एग्जांपल हो सकते हैं भाई? कांस्टेंट के बहुत सारे एग्जांपल, जैसे जितने भी न्यूमेरिकल नंबर है 3, 5, -7, 10, 9, ये सब, इन सब का डिफरेंशिएशन 0। और भी क्या कांस्टेंट आ सकता है, जैसे साइन 30, इसकी हल्की फुल्की बात कर चुके थे हम लोग एरर एनालिसिस में, ठीक है। साइन 30, पाई, ये सब आ गया। तो ये सब जो फिक्स नंबर्स हैं, इनका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 0 आएगा। साइन 30 का 0 आएगा। साइन x का cos x हुआ था, लेकिन साइन 30 तो फिक्स नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे e, पाई, ये सब चीजें हो गई। और अगर कुछ मान लो हम लोग बात करें जैसे ln2, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये सब कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, 9th, मान लो कि अगर तुमको, अच्छा कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, ठीक है। तो अगर मान लो कोई फंक्शन है c, उससे मल्टीप्लाई किए हम लोग fx का, तो अगर तुमको डिफरेंशिएशन करना है कि भाई dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो d बाई डी एक्स अंदर क्या है बताओ, c fx है कि नहीं। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर भगा देते हैं, c d बाई डी एक्स ऑफ fx, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको एग्जांपल समझाते हैं एक बार। ऐसे समझो कि मान लो तुमसे पूछा गया कि चलो बताओ y इक्वल 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, तो अगर हम dy बाई डी एक्स लिखे तो जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर भेजो। जैसे मान लो अगर केवल 3 होता तब तो 0 आ जाता, लेकिन यहाँ 3x स्क्वायर है, तो जो कांस्टेंट उसको बाहर रख देंगे, तो कांस्टेंट को बाहर रहने दो। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो भाई। क्या करते थे इसका डिफरेंशिएशन, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, या कर चुके हैं अगर तुम लेट देख रहे होगे तो 3 इंटू 2x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा यहाँ से। तो देखो जो कांस्टेंट था उसको छोड़ दिए और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किए। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो देखो ये 9 फॉर्मूले हो गए। और आगे बढ़ते हैं भाई, देखो टेंथ फॉर्मूला देखो। अगर मान लो कभी भी बोला गया कि y इक्वल, मान लो लिखा हुआ है ln x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो आता है 1 बाई एक्स, ठीक है। इतने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, धीरे धीरे चीजें याद होते चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो तुम इसको ऐसे कहीं कॉपी पे या पेज पे लिख के इसको धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो अभी फिलहाल, ठीक है। y इक्वल ln x, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा उसका, 1 बाई एक्स आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मान लो लिखा हुआ है y इक्वल e टू द पावर x, तो ये एक ऐसा फंक्शन है ना जो तुम्हें याद रखना अच्छे से कि इसका डिफरेंशिएशन भी यही आएगा, और आगे जाके जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी यही आता है, ठीक है। अच्छा, 12, अगर मान लो लिखा हुआ है y इक्वल a टू द पावर x, जहां वेयर a इक्वल्स टू कांस्टेंट, एनी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 2 की पावर x, 3 की पावर x, ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लो लिखा हुआ y इक्वल a टू द पावर x, तो जो इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ln a आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ठीक। अच्छा, तो फिलहाल तुमको हम 12 फॉर्मूले ये बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ तक नोट कर लो अच्छे से, इसको 1-2 बार वीडियो जाके पीछे देख लो कि कैसे डिफरेंशिएशन का क्यों यूज करते हैं, वो हम यहाँ तुमको समझाएं। क्लियर हो रही है बात? थैंक यू।